नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बहस के नंबर 1 शो दंगल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आज हम एक बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। खबर है नीति आयोग की बैठक को लेकर जो फिलहाल खत्म हो गई है और आज नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, जिसको लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हुए। लेकिन फिलहाल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जो है खत्म हो गई है। ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, अशोक गहलोत, सिद्धारमैया, नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव, भगवंत मान, पी. विजयन और अरविंद केजरीवाल इसके हिस्सा नहीं बने थे और उसके बाद कई तरह के सवाल दोनों तरफ से हुए थे। एक तरफ बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिया था कि यहां पर जो नहीं पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, वो अपने प्रदेश की जनता का हित नहीं चाहते हैं, वो व्यक्तिगत राजनीति में प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो विपक्ष के नेताओं का यह आरोप था कि इस बैठक में जाने से हासिल क्या होने वाला है। कुछ लोगों ने तो कटाक्ष में यहां भी कह दिया कि पिछले साल वाला ही वीडियो हमारा प्ले कर दीजिएगा, वही हमारा बयान है जिससे आप दर्ज करवा लीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस बैठक में 8 मुख्यमंत्रियों का ना पहुंचना, उसके बावजूद बैठक होना, अलग अलग तर्क अलग अलग लोगों की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये बैठक जो है ये खत्म हो गई है और बीजेपी ने इसको लेकर कहा कि इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इधर देश की सियासत में गजब का दंगल जारी है। आज नीति आयोग की बैठक जो खत्म हुई है, इस पर मैराथन बैठक में महिला सशक्तिकरण, गति शक्ति, राज्यों की जरूरतों से लेकर तमाम मसलों पर चर्चा की गई है और सुबह 10 बजे ये शुरू हुई थी, शाम 4:50 पर खत्म हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो राज्यों के हुक्मरान इसमें शामिल होना चाहिए था, उनमें से शुरुआत में 8 कहा गया, बाद में 10 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने दूरियां बना ली। किसी ने बॉयकॉट किया तो किसी ने कोई और वजह बताकर दिल्ली नहीं पहुंचे, कुछ ने कहा कि तबियत खराब है। अब सवाल उठता है कि इस संघवाद पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हुक्मरान अगर इस मीटिंग में आ जाते तो फिर क्या बिगड़ जाता। लेकिन सियासत भी इसी का नाम है। सियासत की लकीरें इतनी टेढ़ी हो गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं। कल नई संसद का उद्घाटन होना है और कांग्रेस समेत 21 विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो इस बात से नाराज हैं कि नई संसद का उद्घाटन आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों करें। हालांकि सत्ता पक्ष के पास 25 पार्टियां हैं जो इस खास मौके की गवाह बनेंगी। लेकिन दो बड़ी सियासी घटनाक्रम के बीच सवाल यही है कि क्या बॉयकॉट ही 2024 में नरेंद्र मोदी काट है? बहिष्कार के जरिए क्या विपक्ष सियासत करना चाहती है? झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें तो उनके समारोह में क्या जाना। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की। कभी वो वहां पर सदन न चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं। नए संसद के उद्घाटन को लेकर शुरू हुई बहिष्कार वाली सियासत लगातार तेज होती जा रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में भी इसकी झलक दिखाई दी। कई मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी से ये लड़ाई बढ़ी। बहिष्कार पर सवाल हुआ तो इन नेताओं ने केंद्र पर हमला किया। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की। हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि जिस मंच से प्रदेश के हित की बात उठानी है, विपक्षी दल उस मंच का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ मोदी विरोध के चलते इसे सियासी रंग दे रहे हैं? ये वो मंच है जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सही मायनों में बिहार से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का, तमाम मांगों का औपचारिक मंच पर ये उसका जिक्र कर सकते हैं। अभी चुनाव दूर नहीं है भाई, चुनाव आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः एक झुंझुना लेकर आएंगे और फिर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे और केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करेंगे कि केंद्र सरकार बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, जबकि जिस मंच पर इस विषय को उठाना चाहिए, जनता के बीच में उठाएंगे, पब्लिक सभाओं में, रैलियों में जाकर उठाएंगे, बट जिस औपचारिक अधिकृत मंच पर इस विषय को उठाना चाहिए, उस मंच का ये बहिष्कार करेंगे। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए या अपने व्यक्तिगत द्वेषों के लिए, अपने व्यक्तिगत मतभेदों की वजह से बिहार और बिहारियों के हित की भी चिंता नहीं करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी इतनी नफरत क्यों?
नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है, क्यों लज्जा आती है? जनादेश का अपमान करने के कारण। उधर विपक्षी दलों का विरोध वाला ये राग नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले भी जारी है। विपक्ष अपने उन्हीं सवालों पर अड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जैसे नेता तो पूछ रहे हैं कि नए संसद भवन का निर्माण ही क्यों हुआ। क्या जरूरत है बोलिए? अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, इसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। और विरोध इस कदर है कि जिस दिन पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जेडीयू के नेता उस दिन उपवास पर रहेंगे। विरोध के सुर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं उठा रहे, कांग्रेस समेत कई दलों के नेता भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन को एक पार्टी का इवेंट बता रहे हैं। कोई भी कृत्य सदन में बिना राष्ट्रपति जी की सहमति से नहीं होता है। पार्लियामेंट का उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा होना चाहिए था। जो लोग नफरत से राजनीति करते हो, नफरत से देखते हो दूसरों को, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। विपक्ष बनाम सरकार की लड़ाई बहिष्कार वाली राजनीति पर तेज हो रही है। विरोध को लेकर विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी दलील दे रही हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और कई सारे सवाल हमारे पास हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद पूनावाला, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मानव जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ रवि रंजन जी हैं, स्पोक्सपर्सन जेडीयू के, और भास्वती मुखर्जी जी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन आलोक जी, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे, क्योंकि संसद भवन में जब आप लोगों ने दूरियां बनाई तो आपने कहा कि राष्ट्रपति का सम्मान नहीं हुआ। लेकिन आज क्योंकि विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 10 मुख्यमंत्री नहीं गए, जिसमें से आपके भी मुख्यमंत्री कुछ थे जो नहीं वहां पर शामिल हुए। तो सवाल उठता है कि क्या ये जो बॉयकॉट है, यही एकमात्र जरिया है कि जैसे आजकल फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है, कोई भी फिल्म आती है तो आने के पहले ही बॉयकॉट मुहिम शुरू आती है, तो कोई भी कार्यक्रम मोदी जी का होगा तो क्या उसका बॉयकॉट पहले से तय हो जाएगा और यही काट है विपक्ष की एकजुटता को दिखाने की? देखिए, मुझे लगता है कि प्लानिंग कमीशन का बायकॉट मोदी जी का बायकॉट नहीं है। पहली चीज, नीति आयोग का बायकॉट मोदी जी का बायकॉट नहीं है। और नीति आयोग के बायकॉट को आप एक फिल्म के बायकॉट से तुलना करें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि एक देश में जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है और जो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग है, उसका एक अपना महत्व है। अगर 10-10 राज्यों के मुख्यमंत्री उसका बायकॉट कर रहे हैं तो इसके पीछे वास्तविकता देखनी चाहिए। इसके पीछे ये नहीं देखना चाहिए कि मोदी जी का बायकॉट कर दिया, मोदी जी का बायकॉट कर दिया। मीडिया के साथियों को भी इसकी गंभीरता को समझना होगा। मोदी जी कोई देवी देवता नहीं है कि उनका बायकॉट कर रहे हैं या कोई वहां पर वो बायकॉट करने से किसी को कुछ मिलेगा। इसके पीछे मूल कारण में जाना होगा और मीडिया के साथियों को भी सवाल उसी तरह से फ्रेम करने होंगे। 10 मुख्यमंत्री अगर एक देश में एक संवैधानिक संस्था का अगर बहिष्कार कर रहे हैं उसकी मीटिंग का, तो मुझे लगता है बहुत सीरियस विषय है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का जो मुख्य मुद्दा उठा उसके लिए, और जिस तरह से विभिन्न जो गैर भाजपाई राज्य हैं उनमें किस तरह से भेदभाव किया गया। तो इन तमाम सवालों के जवाब तो बीजेपी को देने कि भाई 10-10 मुख्यमंत्री आपके नहीं आ रहे हैं, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, संसद में उद्घाटन करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप निमंत्रण तक नहीं देते हैं। तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास हो रहा है? और क्या इस संविधान का पूरी तरह से अपमान नहीं है? आलोक जी, वो तो तर्क दे रहे थे ना, आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी तो तर्क दे रही थी ना सर कि देखिए सोनिया जी ने भी किया था। अब ये अलग बात है कि आप उसे संवैधानिक पद कह देते हैं कई बार कि यूपीए चेयरपर्सन संवैधानिक पद है, क्योंकि सोनिया जी को लेकर वो कहते हैं काउंटर कि देखिए अगर वो कर सकती है तो आप लोग मोदी जी के नाम का विरोध करते हैं।
देखिए, क्या सोनिया जी ने किया था और क्या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल संवैधानिक पद था कि नहीं था, यूपीए सर, कांग्रेस ने अगर मान लीजिए, मैं 1 मिनट आपकी या बीजेपी की ही बात मान लो, 1 मिनट में मानता हूं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने यूपीए चेयरपर्सन के साथ साथ पूरा आपने शायद वक्तव्य सुना नहीं मेरा, जिस भी चैनल पे आपने सुना था वो, मुझे लगता है कि उस पूरे वक्तव्य को सुना जाए पहले, क्योंकि आजकल एंकर्स जो हैं बहुत चिल्लाने लगते हैं तो बोलने नहीं देते हैं जी। लेकिन दूसरे खंड में जो बोला था उसको भी सुना जाना चाहिए। मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस से अगर मान लीजिए मैं 1% यही बात मान लूं कि वहां पर गलत हो गया था, तो क्या वो बदला कांग्रेस से लिया जा रहा है? क्या एक दलित उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, उनका सम्मान ना किया जाए? आज एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति हो, उनका सम्मान ना किया जाए? वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि कांग्रेस ने ऐसा किया था। ठीक है, ये तर्क जो है ना, ये कुतर्क नजर आते हैं। ठीक है, शहजाद हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। शहजाद, संसद अहंकार की ईंट से नहीं, एकजुटता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों से चलती है। आसान शब्दों में अगर आलोक जी के शब्दों को मैं फ्रेम करूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको गंभीरता सुननी चाहिए कि अगर 10-10 पार्टियां नहीं आई हैं और अगर सोनिया जी ने किया भी था तो क्या आप उस तरह से करेंगे? आपने तो एक दलित महिला, आदिवासी महिला को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, अब आप उनको शामिल तक नहीं कर रहे हैं, तो ये बातें आप पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिनका 2019 और 2014 में बहिष्कार कर दिया है जनता ने और 24 में जिनका बहिष्कार होने वाला है, वही बहिष्कार को अपना आविष्कार बनाकर किस प्रकार से बहिष्कार ब्रिगेड बन चुके हैं। और नीति आयोग पर रणनीति और राजनीति क्या है कि देश के प्रगति के लिए जहां पर विकास की नीतियां तय होगी उसका बहिष्कार करेंगे अलग अलग कारणों से। आलोक जी ने कहा मूल कारण क्या है इसके पीछे? मूल कारण यही है कि मंच तो देश की प्रगति का है पर होड़ तो सरपंच बनने का है 2024 में। तो ये मंच और सरपंच के चलते ये इस प्रकार के आविष्कार बहिष्कार का कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 10 मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली वाला, जो दिल्ली वाला कह रहा है कि ऑर्डिनेंस जो आया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रकाश में वो बिल्कुल गलत है। और इनके ही कांग्रेस के नेताओं ने तो उसको सही ठहराया है, कहा है कि नहीं, हम तो समर्थन नहीं करेंगे। तो ये मूल कारण जायज है। अब आते हैं आलोक जी के मूल कारण पर। आलोक जी का मूल कारण ये है कि देखिए, अब बन रहा है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। कांग्रेस इज मदर ऑफ हिपोक्रेसी। कांग्रेस करे तो चमत्कार और दूसरे करे तो गुनहगार। वैसे आलोक जी, मैं वो पूरी क्लिप लेकर आया हूं जो आपने दूसरे शो में कहा था कि यूपीए चेयरपर्सन एक संवैधानिक पद है और इस लिहाज से सोनिया गांधी का नाम उद्घाटन शिला पर होना जायज है। और उस समय की तत्कालीन गवर्नर साहिबा वहां पर अनुसुईया उके जी थी, जो ट्राइबल महिला थी, जिसका आपने हक मारकर किया। आपके अगर पैमाने को अपनाया जाए, अब आप ही के पैमाने को अपनाया जाए तो किस प्रकार से आपने मणिपुर और अलग अलग विधानसभाओं के भवनों का शुभारंभ और इनॉग्रेशन करवाया मनमोहन सिंह जी के हाथ से, मैं इसको गलत नहीं मानता। मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक सत्र जो कि एक पायस पावन संवैधानिक प्रक्रिया होती है और एक समारोह, वो दोनों अलग अलग होते हैं। ये भी कल कोर्ट ने, जस्टिस महेश्वरी ने समझाया आर्टिकल 79 के प्रकाश में। और उन्होंने कहा कि समारोह का तो उद्घाटन स्पीकर ने तय किया, प्रधानमंत्री के हाथों से होना चाहिए, हो सकता है। और जो संवैधानिक सत्र है जिसको बुलाने का या प्रोरोग करने का विशेष अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, वो कर सकते हैं। परंतु एक दो वाक्य आखिरी में, जो लोग आज राष्ट्रपति के प्रति अपने सम्मान को प्रकट कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिल गोगोई ने उनके चेहरे और हाव भाव को लेकर एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस पर नो कार्रवाई। राष्ट्रपत्नी कहने का महापाप विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया, उस पर नो कार्रवाई। दुष्ट मानसिकता का कहने वाले ये लोग थे। और पहले संविधान के संवैधानिक तौर पर किया गया उनका संबोधन बहिष्कार करने का महापाप भी इन्हीं के नाम दर्ज है। आलोक जी से इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन शहजाद, एक सवाल मेरे मन में आपको लेकर भी है कि अगर 21 पार्टियां नहीं आ रही और आप खुद कह रहे हैं कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें देश दुनिया की निगाहें होंगी, आपको नहीं लगता कि अगर 21 पार्टियां नहीं आ रही हैं तो यह समारोह अधूरा है? इसमें वो पूर्ण नहीं चीजें आएंगी? या नीति आयोग की बैठक में जो बात आलोक जी कह रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन अगर 10-10 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे तो ये भी तो आपकी जिम्मेदारी कि आपको सबको साथ में लेकर चल रहा है। और अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर आप साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं तो सवाल तो आप पर भी खड़े होंगे ना। देखिए, ऐसा है कि जहां 21 पार्टियां नहीं आ रही है वहां 25 पार्टियां, और वो पार्टियां भी जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, अकाली दल हो गए, टीडीपी हो गए, वाईएसआरसीपी हो गए, बीजेडी हो गए, वो भी आ रहे हैं। उसको भी देखना चाहिए। 140 करोड़ लोग तो ऐतिहासिक क्षण में जो लोकतांत्रिक जीवनी में हमारे, उसमें शामिल हो रहे हैं, परंतु अपने पारिवारिक हित को और अपने आप कह रहे हैं कि अगर नहीं आ रहे तो बड़ी संख्या में आ भी रहे। मैं एक ही वाक्य कहूंगा कि राजनीति को राजनीति पर भारी कौन होने दे रहा है? आलोक जी, क्योंकि आप पर कई सारे आरोप लगाए गए थे, इसलिए मैं आपको एक बार मौका और दे रहा हूं शहजाद की बातों को काउंटर करने का, उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ हम जाएंगे।
देखिए, मुझे लगता है कि टीएमसी के किसी व्यक्ति ने, वैसे मैं प्रवक्ता नहीं हूं, अगर कोई गलत शब्द कहा था तो क्या इसलिए आपने नहीं बुलाया उनको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय को? मान लीजिए अगर अधीर रंजन चौधरी के मुंह से गलती से राष्ट्रपति निकला, और जो हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी लोग होते हैं, अक्सर इस तरह की गलती हो जाती है, उन्होंने माफी भी मांगी, तो इन दोनों ने गलत शब्द का इस्तेमाल गलती से किया, इसलिए आप राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुला रहे? क्या ये तर्क है? मुझे नहीं लगता कि ये तर्कों में दम है। तर्क केवल एक ही है कि मोदी साहब नहीं चाहते कि शिला पटल पर किसी का भी नाम हो। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति महोदय दोनों, क्योंकि प्रोटोकॉल में उनसे ऊपर हैं, अगर वो समारोह में आएंगे भी तो भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस मोदी साहब को नीचे करेगी प्रोटोकॉल के अनुसार। इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। आप वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा हुआ था, अरे भाई आप उनको बुला लेते, अगर निमंत्रण दे देते तो क्या मोदी साहब या सरकार छोटी हो जाती? क्या बीजेपी छोटी हो जाती? क्या 21 पार्टियां नहीं आ रही हैं, 19 आ रही हैं, 25 आ रही हैं? अरे भाई आज लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है तो सब आनी चाहिए थी। आपसे तो एक ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई गई संसद के विषय पर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, गलती से कैसे निकल जाता है कि जो देश की नहीं रही है और फिर बाद में आकर उन्होंने देश को स्वीकारा। सोनिया जी के मुंह से तो ऐसा शब्द नहीं निकला, परंतु बंगाली व्यक्ति कैसे पत्नी को नहीं जान पा रहा है कि क्या शब्द है, वो एक अलग विषय है। मैं इससे पूछना चाहता हूं, 15 अगस्त और 26 जनवरी का डेट मैं आपको बता रहा हूं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति को न्योता होता है, वो आती है। 15 अगस्त के समारोह में कौन जाता है लाल किले पर? प्रधानमंत्री। वो तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है ना देश। एक सेकंड, मेरी बात पूरी सुनिए। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आजादी का है। क्या वो राष्ट्रपति का अपमान है? अरे कुछ प्रोटोकॉल संविधानिक होते हैं, वो संविधानिक प्रोटोकॉल्स आज भी है, कुछ सार्वजनिक समारोह होते हैं। ये दोनों का डिस्टिंक्शन मैं नहीं, जस्टिस महेश्वरी और सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाया। आलोक जी यूपीए चेयरपर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, तो उनकी समझ कितनी है संविधान के विषय में, ये देश की जनता, वो कहते हैं ना, अप्लाई विद कंडीशंस, ये वाला लेकर ही। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं संवैधानिक और सार्वजनिक कार्यक्रम अलग अलग होते हैं। बीजेपी के कई नेता लगातार अलग अलग मंचों से इस बात को रिपीट कर रहे हैं। मानव जायसवाल जी, बहुत बड़ा मौका है सर, क्योंकि संसद सभी का है, बीजेपी का संसद तो है नहीं। आपके नेता भी वहां पर जाकर बैठेंगे, आप भी अगर आज प्रवक्ता है, कल को सांसद बनेंगे तो आप भी शायद जाएंगे, अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं लगता सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या जो बंगाल में लोग हैं वो पूछेंगे कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको भी वहां होना चाहिए था। देश का मौका है, एक ऐतिहासिक मौका है। और जो बात शहजाद कह रहे हैं कि संवैधानिक कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 26 जनवरी 15 अगस्त का अंतर देकर, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और पता नहीं ये पूनावाला जी किस किस तत्वों को देते हैं, लेकिन एक बात तो सिद्ध है, मोदी जी की गलतियों को छुपाने के लिए, मोदी जी के अहंकार को दुनिया के सामने अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से छुपाने के लिए, या उनको शील्ड करने के लिए सब जितने भी प्रवक्ता हैं भाजपा के, ये बोलते रहेंगे। लेकिन मेरा एक उत्तर ये दे दें, देखिए शहजाद, आपको मानव जी, शहजाद आपको एक वो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं जिसमें आपके शायद किसी नेता ने उनके लुक्स को लेकर सवाल खड़े किए थे, और वो कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति का सम्मान था तो नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? आज राष्ट्रपति जी की आड़ में आप लोग विरोध कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये शब्द तो नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी ने बोले थे ना। तो गलत को गलत से सही कर देंगे सर? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये जो व्यक्ति है गिरी जी, इन्होंने माफी मांगी। ये स्लिप ऑफ टंग था और ये बहुत ही निंदनीय था। हमने उसके ऊपर कार्रवाई भी करी, और ये बात वहां तक ही सीमित। किसी के हाव भाव पर टिप्पणी करना स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है सर? सुनिए महाराज, आप ही सुन रहे हैं सर। सुनिए, आप आक्रोशित में तो ये आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है। नहीं सर, मानव जी थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, कार्यक्रम का नाम दंगल है, हम सवाल जवाब आसानी से कर सकते हैं। सवाल बड़ा सीधा है, किसी के चेहरे पर टिप्पणी करना स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? आप बात कह रहे हैं, फिसल गई, समझ में आता है। भैया एक मिनट, जो व्यक्ति हैं उन्होंने माफी मांगी, सार्वजनिक पटल पे माफी मांगी, सूली पर चढ़ा दीजिए। अरे आपकी क्षमता है, सूली पर चढ़ा दीजिए। उफ तक नहीं करेगा वो इंसान। हम गलती मानते हैं तो गलती मानते हैं ना जी। हम तो दूसरे की तरह नहीं, अड़ियल तो है नहीं, अहंकारी तो है नहीं। भाई पूरा देश एक सांस लेते लेते मर रहा था दिल्ली में, और आप अहंकारी की तरह आके बंगाल में रोड शो कर रहे थे। जब पूरे देश में गंगा और यमुना में लाशों का अंबार भिजा था, शमशान कब्रिस्तान में तांडव हो रहा था, आप सेंट्रल विस्टा पे पैसे खर्च कर रहे थे। आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाए, उसके लिए अपने मित्रों को कॉन्ट्रैक्ट जबरन दिलाया, डीआरडीओ पे इंटरवीन करना पड़ा। ये वही सेंट्रल विस्टा है। अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो पूछिए पूनावाला जी से कि भाई पूरे देश में
सब जानते हैं कि संसद 3 हिस्सों में बटा रहता सरनेम का है, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति को जो हमारे जो प्रथम नागरिक मानव जी, है आपने उनको शहजाद आमंत्रित किया है आपने। मानव जी, आपने शहजाद का आमंत्रण नाम दिया है। शहजाद पूना वाला है। अरे हम तो पूना वाला ही बोल रहे हैं, हम कुछ और कोई ना बोल रहे हैं। ठीक है। क्या उनका नाम कुछ और है क्या? नहीं, उन्होंने नाम नहीं, लिखा है शहजाद जय हिंद। उन्होंने शायद कुछ और कहा। उन्होंने नाम सुनिए, अरे सुनिए, शहजाद जय हिंद बोल के वो अपनी संबोधित होते हैं। मानसिकता, उनकी पार्टी की मानसिकता अरे ठीक बात है, प्रतिबिंबित होती है मैंने हर पूना समय वाला पर। भी बोला। अच्छा एक मिनट, कहीं पे भी मैंने कुछ उल्टा सीधा शब्द बोले हैं क्या उनको? वो पर्सनली बोल रहे हैं तो भाई हमको प्रूव करिए, नहीं तो माफी ठीक मांगिए। है, शायद उन्हें गलत पूना लगा हो, वाला लेकिन भी ठीक है। बोला है। आप नहीं, देखिए नहीं, मानव नहीं, जी, एक बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं मैं। ये विरोध किस बात का है? ये विरोध राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर हो रहा है, नरेंद्र मोदी के विरोध को लेकर हो रहा है, देश में हो रहे मुद्दों को जिनको लेकर आप बीजेपी का विरोध करते हैं? ये विरोध, क्योंकि आपने कई सारी बातें बोल दी सर, तो जनता थोड़ा समझ नहीं पा रही है। बताइए, कल कार्यक्रम से दूरी किस बात को लेकर है? क्या वजह आपके मन में है? देखिए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात और बहुत ही संजीदा बात है जी, कि राष्ट्रपति को आमंत्रण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, ठीक है, संसद की गार्जियन है, वो गार्जियन है संसद की, लेकिन उनके लिए भी उनको आमंत्रण नहीं किया जा रहा है। और इसके लिए ये जो बहरूपीय झुट्टा पार्टी जो है, जो जुमला चलाते रहते हैं, ये लोग उसके पक्ष ले रहे हैं। पूरा देश पूछ रहा है और सच्ची बात है, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं गया इस वजह से। ठीक है सर, ठीक है। सुनिए, बंगाल के साथ साथ पूरा गुजरात, अरे आपने सारे मसलों पर एक साथ अपनी टिप्पणी रख दी सर। ठीक है, आपकी बात का मूल जो है वो सारा हम समझ गए कि राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं गया, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ मैं आऊंगा सर आपके पास, बाकी मेहमान भी शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास भी लौटेंगे सर। आपको काफी समय दिया हमने। राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव जी, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहां पर कार्यक्रम हो रहा था तो सत्ता पक्ष, विपक्ष, मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सब एक साथ आए थे, जो डेमोक्रेसी की खूबसूरत तस्वीर थी। अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि क्या मोदी जी से चिढ़कर तो यह विरोध नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके तो कुछ नेताओं ने यहां भी कह दिया कि नई संसद भवन में काम क्या था, वो बन जाएगी, हमारी सरकार आएगी तो उसे किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या आपके नेता बाद में नहीं जाएंगे अगर संसद में कामकाज चलेगा तो? देखिए, सबसे पहले शुभंकर जी, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संसद का क्या है ये हम सबों का जानना बेहद जरूरी है। और तब एनेक्सी का उद्घाटन किसने किया और लाइब्रेरी का उद्घाटन क्या किया, उसका जवाब मिल जाएगा। संपूर्ण परिसर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने उस समय हिंदुस्तान के वायसराय के क्षमता में 1927 में किया जी। आज जिस लुटियन जोन में आप लुटियन जोन के पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को बहुत गालियां देते हैं एक पार्टी के लिए, लेकिन उन्हीं लुटियंस ने और बेकर ने मिल करके उसको डिजाइन किया। 6 वर्षों में ये इसका निर्माण हुआ। इसे उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। और जब भारत आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वह हस्तांतरित हुआ। फिर हिंदुस्तान के संविधान की घोषणा के साथ वो भारत का वर्तमान संसद अपने आकार में आया। अब सवाल ये है कि उस समय न नेहरू जी थे, न इंदिरा जी थी, न राहुल गांधी थे, न सोनिया गांधी थी। अब उसके किसी अंग का किसने उद्घाटन किया, इससे इस गौरवशाली जो लोकतंत्र के प्रतीक को लेकर तुलना के जो उदाहरण दिए जाते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सत्ता पक्ष में, आप चाहे पार्लियामेंट में हो या सरकार में जी, आपकी कोशिश होनी चाहिए थी कि बहुदलीय लोकतंत्र के इस मंदिर के इतने महत्वपूर्ण अवसर पर सभी दलों के राजनेताओं का परामर्श लेते। ठीक है, और फिर उसमें आप अपने विचारों आपकी बात मोटी मोटी बात हम आपकी समझ गए सर। अब एक सवाल आपसे मेरा है, क्या प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इसका? नहीं, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि बिहार विधानसभा का सर उद्घाटन किसने किया था? अब या तो आप मेरा जवाब लीजिए, लगातार सवाल आप शहजाद से पूछ लीजिए, आज सवालों के घेरे में वो नहीं सर, अब सवाल उनसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन शुभंकर काउंटर क्वेश्चन करना सबसे अधिकार है सर, जवाब क्योंकि बीजेपी भी आप लोग को लेकर काउंटर क्वेश्चन कर रही है। वो कह रही है 2 पैमाने हो रहे हैं, तो हम सवाल शहजाद से भी कर रहे हैं, सवाल आपसे भी करेंगे। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। तो सवाल ये है कि बिहार विधानसभा का उद्घाटन किसने किया था? वहां शिलापट पे किसका नाम है, राज्यपाल का या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का?
भारत के संसद से किसी अन्य उदाहरण को जोड़ने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसका परिप्रेक्ष्य और उसका संदर्भ मैंने अभी आपको बता दिया जी। इससे कोई दोहराव की आवश्यकता नहीं। सवाल यह है कि इस भवन के उद्घाटन के लिए जी। क्या उस पार्लियामेंट में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे या सभी दलों के लोग बैठते आए और आगे भी बैठेंगे जी। तो आप उन स्टेक होल्डर्स से आप उनकी राय ले सकते थे या नहीं ले सकते थे? आप उनको वही समझा थे कि वैसी परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं? इस सवाल का जवाब शहजाद पूनावाला देंगे सर, क्योंकि बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उनसे पूछ लेंगे हम। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, अगर राजीव रंजन जी कल को सांसद बन जाते हैं या जेडीयू के और भी नेता जो हैं वो लोकसभा में चुनकर आते हैं, तो ये नई वाली संसद में आप लोग बैठेंगे या उसका भी बहिष्कार करेंगे? देखिए शुभांकर जी, नहीं, ये सवाल सर औचित्य नहीं बनता है, लेकिन आपके एक नेता ने बयान दे दिया था, इसलिए पूछ रहा हूं। ये सवाल वैसे तो औचित्य नहीं बनता है, लेकिन आपके एक नेता का बयान था, इस वजह से पूछना पड़ रहा है मुझे। ललन सिंह जी की तरफ से ये तभी कहा जाता है जब आप बीजेपी के हेडक्वार्टर के तरह से आप संसद भवन के सारे फैसले ले रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की संख्या आज भी राज्यसभा में आज विपक्ष के मुकाबले कम है। आज वो अल्पमत में है, कल लोकसभा में भी कम होंगे। दूसरे दलों के लोग बड़ी संख्या में। राजीव जी देखिए, आप मुझ पर आरोप लगाते हैं, वो आपका अधिकार है, आप मेरे मेहमान हैं, आपका पूरा सम्मान है। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था और मेरा दर्शक जानना चाहता है कि अगर जेडीयू के अध्यक्ष ये बयान दे रहे हैं तो राजीव रंजन कल को सांसद बनते हैं या और सांसद लोकसभा में चुनकर आते हैं तो आप लोग वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ये नहीं मान रही, कांग्रेस के लिए हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अलग तरीका है, उसका संसद में जाने से लेना देना नहीं है। आपकी पार्टी जो कह रही है, आप लोग बॉयकॉट करेंगे या नहीं जाएंगे? आप सुन तो लीजिए, आप ही को सुन रहा हूं हमारा सर, जवाब ये 5 मिनट से लगातार सुन रहा हूं मैं आपको। शुभांकर जी, आप मेरी बात सुन लीजिए तो पहले, पूरी बात तो आप करने नहीं देते। सबसे पहली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी संसद भवन और संसद भवन के उद्घाटन समारोह को एक पार्टी का आयोजन बनाने की बात करती है, अगर उसके इरादे पूरी तरह से भगवा साम्राज्य और भगवा विचारधारा को लेकर के इस भवन को लेकर उनकी कोई परिकल्पना है तो इस पर आपत्तियां आएंगी और इसीलिए भावावेश में बहुत सारी बातें भी आएंगी। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसे भारतीय मतलब उस बात को गंभीरता से ना लिया जाए। वो जो संसद में ना जाने की बात थी या किसी और काम में इस्तेमाल करने वाली बात थी, उसको गंभीरता से ना लिया जाए। नहीं, जो इसकी पृष्ठभूमि में बातें हैं उस पर सर आपकी बातों से क्लैरिटी नहीं हो रही। आपको मैंने 5 मिनट से ऊपर समय दे दिया, मुझे 2 बातें समझ में नहीं आई। आपको फिर से एक बार 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, अगर आप समझा सके तो, वरना मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगा। पहली बात, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी का शिलापट लगना सही है, यहां मोदी जी का गलत है, नंबर 1। और दूसरा, जो आपके बड़े नेता ने कहा कि वहां पर हम नहीं जाएंगे, उसका इस्तेमाल किसी और काम में किया जाएगा, क्या वो बयान कायम है, सही है? आप लोग बॉयकॉट बाद में करेंगे? अगर आप जवाब देना चाहे तो, नहीं देना चाहे, मेरे पास आगे मेहमान है, मैं आगे चला जाऊंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा शुभांकर जी नहीं होता है। आप मुझे बोलने नहीं देते और लगातार सर बीते 7 मिनट से आप बोल रहे हैं लगातार। इस 7 मिनट में देख लीजिए आपने कितने मिनट लिए, देख लीजिए आपने कितने मिनट लिए, जरा आर्काइव में एक बार देख लीजिएगा शो खत्म होने के। और इतने इंटरप्शन आपने शहजाद में किया कि नहीं किया, जरा वो भी देख लीजिए। अब देखिए, आपके एक सांसद है कौशलेंद्र जी, उनके बारे में जानकारी आ रही कि उन्होंने कहा कि अगर नया जो सत्र होगा अगर वहां होता है तो नीतीश कुमार जी कहने पर हम उसका विरोध कर देंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से क्लैरिटी ले रहा हूं कि ये विरोध सिर्फ उद्घाटन तक का है या उसके बाद सदन में शामिल होने को लेकर भी है? आप अपना ही ज्ञान वितरित कीजिए, मेरा जवाब मत सुनिए। ठीक है, अब आप जवाब नहीं देंगे सर, मैं आपको समय दे सकता हूं, सवाल पूछ सकता हूं। मैं तो आपको सम्मान पूरी इज्जत के साथ आसान शब्दों में सवाल पूछ रहा हूं। बोलने समय भी बोलते रहते हैं, आप जवाब क्या सुनिए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं सर, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या ये विरोध जो है ये उद्घाटन तक का है या उद्घाटन के बाद वहां पर सदन में जाकर कार्रवाई का भी है? मेरा आपके किसी सवाल का जवाब देने का इरादा नहीं है, इसलिए कि आपको केवल सवाल पूछने हैं, जवाब सुनना नहीं है शुभांकर जी। यात्रा लंबी है और ये संसद और सवाल दोनों का बहिष्कार, ठीक है, लोकतांत्रिक स्पिरिट है ना। इस तरह से अगर गेस्ट को आप बोलने नहीं देंगे और एक सवालों का भी बहिष्कार, मैंने बोला बहिष्कार इनका एकलौता आविष्कार। ये पूछ नहीं सकते हैं शहजाद पूनावाला से कि क्या सभी दलों को बुला करके आप इस उद्घाटन समारोह की चर्चा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? ठीक है, ये साहस है तो पूछ लीजिए एक बार।
ठीक है, आपकी जितनी बातें हैं सर वो वैसे ही ऑन एयर जा रही हैं, लेकिन अब आप मेरे सवाल का ही बहिष्कार कर देंगे तो फिर जनता को तय करने देते हैं क्या सही क्या गलत। आपकी पार्टी ने आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया कल वहां, और आज मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपका अधिकार है सर, आप मेरे मेहमान हैं। आप भास्वती मुखर्जी जी, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपने इस चर्चा को सुना। मैं तीन तरह से दिख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है या ज्यादातर पार्टियां कह रही हैं कि राष्ट्रपति जी को इनवाइट ना करना उन्हें अपमान लग रहा है, इस वजह से वो इसका बॉयकॉट कर रही है, विरोध कर रही हैं। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि अगर स्पीकर इसका लोकार्पण करते, उद्घाटन करते हैं, वो यहां पर आते हैं तो फिर वो शामिल हो जाएंगे। और जेडीयू को हमने सुना उनके एक अलग एंगल निकल कर आया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? मैं तो सोचती हूँ कि मैं बंगाली हूँ तो मैं हिंदी सही बोलती हूँ, तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम लोगों ने 270 सिग्नेटरीज एक लेटर निकाले हैं, मैं उसके कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसमें हम लोगों ने अपील किया ऑपोजिशन को कि वो काइंडली उद्घाटन के लिए आए, क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई आपत्तिजनक इशू नहीं है अगर हमारे प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट करें, क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे राष्ट्रपति के एक रोल है, हमारे प्रधानमंत्री के एक रोल है, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके रोल है। तो इस लेवल के राजनीति पे नहीं लाना चाहिए जब पूरे देश देख रहे हैं कि कल क्या होगा। कल एक इंपीरियल कॉलोनियल पार्लियामेंट बिल्डिंग जी, तो हम लोगों ने एक नया बिल्डिंग बना के एक नया भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पर जितने भी इंडियंस हैं मेरे जैसे, कोई बंगाली हो पंजाबी हो कोई बात नहीं, हम लोगों के मन में खुशी है, और हम लोग ही तो जनता है जो एमपीज को भेजते हैं। तो जो हम चाहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सुनना चाहिए, जो जनता की वॉइस है, कि जनता कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोग इनॉग्रेशन में जाइए, आप बाद में आपके राजनीति में कोई फर्क हो, ठीक है, वो तो डेमोक्रेसी की बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर इस इनॉग्रेशन को इस तरीके से एक साइड करना और कहना कि राष्ट्रपति को ना बुलाना इंसल्टिंग है। तो मेरे पास, मिस्टर पूनावाले के पास तो बहुत कुछ डिवाइसेस है, मेरे पास राइट नाउ नहीं है, पर मुझे पक्का याद है कि जब हमारे पहले ट्राइबल राष्ट्रपति आए और वो दलित नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बट मैं तो सोचती हूँ कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि हर बार पे हम लोग किसी के कास्ट, ट्राइबल स्टेटस वगैरह आते हैं। क्या ये सब पार्टी जो उनके लिए आंसू निकाल रहे हैं, क्या उन्होंने उनको वोट दिया? नहीं दिया वोट। नहीं मैम, लेकिन वो तो उनका अपना अधिकार है ना, अगर लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, उनका पूरा अधिकार है, उनको सोचना। वो तो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें तो वो अपनी विचारधारा को चाहेंगे आगे रखना। हमारे फर्स्ट सिटीजन को उनके आइडेंटिफाई करना कि ट्राइबल है, दलित है वगैरह है, मैं तो सोचती हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट। नहीं मैम, अनफॉर्चुनेट तो है, क्योंकि भारत में जब भी किसी ऐसे बड़े पद पर किसी व्यक्ति को बिठाया जाता है और कहा जाता है पहली बार इस व्यक्ति को बिठाया गया इस कास्ट से, तो ये अपने आप में अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स यही है शायद, इस वजह से। आप सही कह रहे हो, पर मैं चाहती हूँ, मैं जनता के लिए बोल रही हूँ, हम लोग चाहते हैं, भारत के लोग, कि अगर आप लोग काइंडली आपके पॉलिटिकल डिविसिवनेस को एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए एक साइड कर दो और उद्घाटन के लिए आइए, ठीक है, तो वो भारत के लिए सही है, भारत के इंटरनल इमेज के लिए सही है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे पास आलोक जी के लिए सवाल है कि उससे पहले एक सवाल मैं शहजाद आपसे ले लूंगा। आप लोग अगर सावरकर जयंती पर उद्घाटन कर रहे हो और आप ये जानते हैं कि कांग्रेस की पूरी आइडियोलॉजी जो है वो इस बात को लेकर रही कि वो गांधी जी के हत्यारे हैं, कई सारे उसमें हत्या में उनका नाम को कहते हैं शामिल हुआ था, साबित नहीं हुआ, इस तरह से कई बातें आरोप लगाते हैं। वो अंग्रेजों से वकालत की बात करते हैं कि उनको लेकर बाद में उनसे पैसे लिए। ऐसे आरोपों के बीच में जब उनकी पूरी थ्योरी सावरकर के खिलाफ है, अगर आप उनकी जयंती पर उद्घाटन करते हैं, सेंगोल को लेकर आप एक थ्योरी देते हैं जिसे वो कहते हैं कि ये बोगस थ्योरी है, जिससे कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी बात भी सही है? आपको अगर उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना था तो शायद आप लोग भी कोशिश अलग तरीके से करते। आप अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, अपनी सियासत को अपने तरीके से, तो वो अपना बॉयकॉट कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे सही, वो कैसे गलत? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सरकार के द्वारा नहीं बल्कि स्पीकर के द्वारा चुना गया दिनांक था। अब ये दिनांक आता है सावरकर जी की जन्म जयंती पर, ये इत्तेफाक है।
ये आप स्पीकर जी को बुलाइए और उनसे जरूर पूछिएगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट काफी कुछ कहती है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ये कहती है कि माननीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी का वो पत्र मुझे याद आता है जिसमें कि उन्होंने स्वर्ण अक्षरों में लिखा था क्या योगदान था सावरकर जी का। मुझे यशवंतराव चौहान जी का वो पत्र याद आता है, मुझे शरद पवार जी का वो वक्तव्य याद आता है और उद्धव सेना की वो चेतावनी याद आती है कि जूते से मारेंगे जिसने सावरकर जी का अपमान किया। अब वो अपने बीच में निपट ले कि सावरकर जी क्या थे या नहीं थे। हमारे लिए तो सावरकर जी वीरों में से वीर थे और उसके बारे में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लिखा है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेंगोल के अस्तित्व को नकार रहे, अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन्होंने तो प्रभु राम जी के भी अस्तित्व को नकारा था। और सेंगोल के विषय में डीएमके का HRNCE पॉलिसी 2122 पैरा 27 पेज 24 पे लिखा गया है कि यह हस्तांतरण के दौरान माउंटबेटन के द्वारा स्वर्गीय पंडित नेहरू जी को दिया गया। अब वो बता दे डीएमके की सरकार व्हाट अबाउट कर रही है। जिस अखबार का हवाला जयराम रमेश ने दिया उसी अखबार के 1947 के 11 अगस्त के संस्करण में बड़े अक्षरों में छपा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं। और ये इंडियन एक्सप्रेस में पिछले वर्ष भी छपा हुआ है कि किस प्रकार से, और ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, स्वयं वो अधिनियम ने अब बयान जारी करके बताया है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के हर एक चिन्ह से क्या नफरत है कि अरविंद के बनाए गए पार्लियामेंट पर, उस समय तो इंपीरियल काउंसिल था, मोतीलाल नेहरू जी चले जाते हैं, पर भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक आता है तो कांग्रेस काले कपड़े पहनकर उसी प्रकार से विरोध करती है जैसे राम मंदिर का विरोध करती है। ठीक है आलोक शर्मा जी, आप देखिए दो सवाल मेरे पास आपके लिए। एक सवाल तो यह है कि क्या नए संसद भवन की जरूरत थी, क्योंकि आपके जो पुराने नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब हो या कोई और नेता, वो कहते हैं कि इसकी मांग रखी गई थी आप ही लोगों के दौर में, तो जेडीयू कह रही है कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी, पुराने वाले को ही डेवलप कर लेते। उस पर आपका टेक क्या है? और दूसरा, क्या ये जो सावरकर जयंती के दिन होना, सेंगोल को लेकर थ्योरी आ रही है, ये भी बॉयकॉट की वजह है या ये चीजें अहमियत नहीं रखती हैं, केवल राष्ट्रपति जी के सम्मान वाली बात ही अहमियत रखती है? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रपति जब बन गई उसके बाद भी उनको आदिवासी बनाकर बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने अभी कर्नाटक के चुनाव में वोट मांगे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो आदिवासी रही बीजेपी के लिए और उनके नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन आज उनका अपमान उनको नहीं दिखता है। अब बात आती है बायकॉट की। विरोध दर्ज करना लोकतंत्र में अधिकार है, प्रतीकात्मक है। आप बार बार पूछ रहे सांसद बन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बीजेपी ने तो 2-2 महीने पूरा संसद का बायकॉट किया, क्या वो वापस गए कि नहीं गए? बायकॉट करना लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने कहे। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की तमाम टिप्पणियां हैं, लेकिन शायद आजकल पता नहीं है लोगों को। अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया से हम सीखें, पार्लियामेंट का अगर यही और इस्तेमाल होगा जैसे ललन सिंह ने कहा होती है किसी, आप इसके साथ है कि नहीं? माफी चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई है, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता। सुनिए ना भाई, नहीं आलोक जी, ललन सिंह ने शहजाद में सवाल पूछ रहा था। आलोक जी वो माफी के साथ उन्होंने सवाल पूछा। बिल्कुल आलोक जी, आपका समय है, आप ही को अधिकार है बोलने का, लेकिन माफी के साथ उन्होंने सवाल पूछा है कि जेडीयू ने कहा है कि संसद भवन को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा। वो कह रहे हैं बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा। आप क्या जेडीयू की उस थ्योरी से इत्तेफाक रखते हैं जो ललन सिंह ने कहा? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है आजकल एंकरों को सीधे पीएमओ से फोन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको रोकना चाहिए शहजाद को कि शहजाद आप रुकिए, पहले मैंने उन्हें रोका, अगर मैंने उन्हें रोका भी, टोका भी, उन्होंने माफी भी मांगी, व्यवहार किया। शुभांकर जी, शुभांकर सुनिए जरा, हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। जिस तरह से आपने जेडीयू के प्रवक्ता से व्यवहार किया पूरे देश ने देखा। शांति से सुनिए मेरी बात को। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। अगर यही बात ऑस्ट्रेलिया वाली अगर किसी कांग्रेस ने के लीडर ने या राहुल गांधी जी ने कह दी होती कि लोकतंत्र की प्रक्रिया या लोकतंत्र का पाठ ऑस्ट्रेलिया से सीखें, तो आप एंकर लोग हमारे कपड़े फाड़ लेते। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आज मोदी जी के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पूछने। अब हम पूछना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए थे मोदी साहब, ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों के बच्चों को एडमिशन देने से बैन किया हुआ है। क्या मोदी जी ने उस पर बात की? क्या देश के प्रधानमंत्री का यह काम है कि वहां पर सरकारी पैसे से हूटिंग कराने लग जाएं, वहां पर कहें ये हुआ वो हुआ? ये देश के प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी है। एक बार और ऑस्ट्रेलिया गए थे अडानी को ठेका दिलवाने, लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते। अब वापस आता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए जरा। अब बात ईमानदारी कीजिए, संगोल की तथ्यों से ईमानदारी कीजिए। उस पूरे समारोह का खर्च ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उसका भुगतान किया था, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। कृपया करके इतना दुष्प्रचार मत फैलाइए कि यूपीए चेयरपर्सन कॉन्ट्रीब्यूटर है और ऑस्ट्रेलिया का हमने खर्च उठाया था समारोह का। फिर कहूंगा मैं, आपको मैं बहुत मानता हूं, मेरे बड़े भाई हो। सुनिए ना भाई,
आप झूठ मत बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। एंकर को बहिष्कार कर दोगे, झूठ का सहारा अरे लोगे, भाई क्या सुनिए ना जरा, सुनते नहीं आप लोग। यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार का पैसा था, भारत की सरकार का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जो 5 राज्यों के बच्चे बैन हैं उसके ऊपर बात हुई? देश के प्रधानमंत्री को चाहिए, यूक्रेन से जो हजारों बच्चे आए थे, क्या वो दोबारा एमबीबीएस में एडमिशन ले पाए? अरे इन सवालों पर उत्तर होना चाहिए। अब बात आती है भारतीय संस्कृति की, कि संगोल, फिर वही कहानी। यार रुको ना जरा भाई, मैं चुप हो जाता हूं, फिर यार आप बोल लो। जयराम रमेश संगोल की बात, भारतीय संस्कृति का अपमान, उन्होंने इन विषयों पर ट्वीट नहीं किया। 6 वर्ष तक। यार मैं चुप हो जाता हूं भाई, आप लोग बोल लो। आप लोगों के चैनल हैं, आप लोग बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। आलोक जी, आपने लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर की, मैंने खामोशी से आपको सुना। मेहमानों का मुंह हम नहीं बंद करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जेडीयू प्रवक्ता को लेकर जो आपने मुझ पर आरोप लगाया, क्या सवाल हम पूछना? चुप हो सकते और हैं, एक सेकंड सर, मैंने आपको खामोशी सुना सर, आप मेरे मेहमान हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपका भी अधिकार है कि आपको मेरा सम्मान बरकरार रखना है। छोड़िए ना, बड़े भी हैं, मैंने बहुत बीजेपी वाले केवल आपके मेहमान नहीं सर, आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको समय भी दिया, मैंने जेडीयू को भी समय दिया, और मैं फिर कह रहा हूं, बाकी कोई मैं आपसे, मैंने शहजाद से भी, चाहे वो सावरकर जी को लेकर हो या बाकी विषय हो, जेडीयू को इस व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में नहीं बसता सर। आजकल प्रवक्ताओं की आदत हो गई है सीधे एंकर पर सवाल खड़े करना, होंगे कोई और एंकर, किसी की व्यक्तिगत नहीं होंगे सर वो एंकर जो एक पार्टी का पक्ष लेते होंगे। सीधा उत्तर दे रहा हूं। नहीं आलोक जी, लेकिन आप लोगों को आलोक जी होंगे वो दूसरे एंकर जो किसी पार्टी का पक्ष लेते होंगे। जितने मेहमान आपकी पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैंने हर मेहमान को बराबर वक्त दिया है, और आप इस तरह से आरोप मत लगाइए। मैंने आपको समय दिया, मैंने जेडीयू से सवाल पूछा उनके अध्यक्ष के बयान को लेकर, और फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं। बात जेडीयू के अध्यक्ष का बयान था कि हम नई संसद भवन का किसी और काम में इस्तेमाल करेंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट को लेकर अगर उनसे मैं 4 बार उनका क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं, तो यह आरोप नहीं है सर। मैंने भाषा सहज रखी और सिर्फ इतना पूछा उनका स्टैंड क्या है, और ये सवाल पूछना गलत नहीं है। तो देने दो, आप जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जेडीयू की उस बात के साथ आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? ललन सिंह के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? आप बोलते रहिए, आपके पास समय सर, आप इत्तेफाक रखते हैं ललन सिंह के बयान से? शुभंकर जी थोड़ा ज्यादा कृपालु है जनता दल यूनाइटेड पर, उससे ही बोलते रहिए, आप बोलते रहिए शुभंकर जी। लोग देख रहे हैं आप लोगों की धूर्तता, कि बोलने मत दो किसी को। सर खामोशी से आपको सुना जा रहा, आप जवाब नहीं दे रहे। धूर्तता कहते हैं इसको। आपको समय दिया सर, आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे, आप जवाब नहीं दे रहे ना। दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप। मैं आलोक जी आपको समय दे रहा हूं, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो मैं माफी भी मांग रहा हूं। आपको समय है, आप चुप रहिए। अगले 2 मिनट आपके लिए, आप जवाब तो दीजिए सर, आप मुद्दों पर स्टैंड तो रखिए। सुनिए आप जरा शांति से, मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप चुप रहिए। ठीक है, अगले 2 मिनट आपके। पहला सवाल भारतीय संस्कृति का। भारतीय संस्कृति क्या, जो संगोल म्यूजियम में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल से थे, तो उस समय पर संस्कृति का अपमान नहीं हुआ था? क्या म्यूजियम पे ताला लगा हुआ था? ये 9 साल से मोदी जी थे, मोदी जी ने अपने बगल में क्यों नहीं रखा इस संगोल को भाई? ये जितने प्रतीक थे समाप्त होकर और हमारा संविधान आया, लेकिन संगोल के पीछे पड़ा हिंदुस्तान का मीडिया। मुझे लगता है सोचना चाहिए आप लोगों को। अगर उसी से सम्मान हो रहा था तो 9 साल से सम्मान कहां था? लेकिन आप उस चीज पर नहीं पूछ पाएंगे। जहां तक बात जेडीयू के अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी की है, उनका अपना बयान है, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, और जिस तरह से ये संसद की इमारत बनी है, एक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? हिंदुस्तान के किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से पूछ ले, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अरे सरकार इनकी है भाई, सबका साथ सबका विकास के नारे की बात करते हैं, और एंकर एक सवाल नहीं पूछ सकता कि इसके लिए एक बार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? एक कोई महिला सांसद थी या मुझे नहीं पता, मुझे दिख नहीं रही है, उन्होंने कहा संसद। अरे भाई सांसद तो और भी होंगे। सर तकरीबन 1.5 मिनट तक मैंने आपको सुना खामोशी से, और आपने उस सवाल का एक शब्द का जवाब नहीं दिया। जो जवाब था उनके भी तो कि जो कहा वो सही कहा था, गलत कहा था। सांसद है, आपको 1.5 मिनट तक सुना गया। आप प्रवक्ताओं की समस्या ये हो गई है सर, आपको मैसेंजर को शूट करना है। आप अपनी सियासत का अधिकार हम एंकर्स को बना रहे हैं, और ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको मैंने 2 मिनट खामोशी से सुना, मैं इंतजार करता रहा कि आप एक बार जवाब देंगे कि वो जवाब सही था या गलत था। आपने मुझे लेकर जेडीयू पर सवाल खड़े किए कि मैंने अपमान किया, लेकिन आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ठीक है सर,
आपका अधिकार है, आप मेरे मेहमान हैं, आप चाहें तो तीखा टिप्पणी कर सकते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं ने पहले गालियां भी दी एंकर्स को, वो भी हमने ऑन एयर देखा है, समझाया जाना है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। किसी ने जेल भिजवाया है, किसी ने गालियां दी हैं, किसी ने अभद्रता का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारी कोशिश थी सवाल पूछने की दंगल में, और फिलहाल उस सवाल का जवाब हमें नहीं मिला है। कई सारे सवाल है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि सियासत जो है वो चारों तरफ से हो रही है, और इस सियासत के बीच में जिसको जो मिल रहा है उस तरह से वो आरोप लगा रहा है, और इसमें एंकर्स को भी लपेटने की कोशिश है ताकि मैसेंजर को ही बीच में दबा दिया जाए, वो सवाल पूछे ना जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल दंगल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।